QRS इज ए रोम्बस इन विच PSR, एक रोम्बस बना लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, PQRS PSR। ये हो गया मेरा 70, ठीक है, 70। देन अब एक एंगल P आर, तो हम बाकी के सारे एंगल पता कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत की तुरंत कर लेना है। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल, और आजू बाजू वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 110। तो ये हो गया 110, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, R, तो ये भी क्या हो गया 110। और जितना क्विकली आप कर पाओ, ठीक है। तो कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ PQR, PQR, Q मतलब 70, 2 टाइम्स ऑफ 70 प्लस 3 टाइम्स ऑफ SPR, SPR, SPR मतलब ये वाला हाफ, तो हाफ की बात कर रहा है, तो 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो गया 14, प्लस 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, तो 5 6 और 4 10, 2 और 1 3, आंसर कौन सा हो गया 305। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब आ जाए तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लीनियर सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री, सर्कल, ये तो अपने आप में खुद ही रोटेट होता रहता है। रोम्बस, रोम्बस अपने आप में क्या रखता है, रोटेशनल सिमेट्री रखता है, इसको सिमेट्री में रोटेट कर दो तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को आप 180 डिग्री रोटेट कर दो तो आप वापस से रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रोटेशनल सिमेट्री रखता है। काइट, काइट है जो कि कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखता है। रीजन, ये साइड्स बराबर होती हैं, ये साइड्स बराबर होती हैं, करेक्ट, ये एंगल बराबर है, सिर्फ एक ये वाली सिमेट्री होती है इसमें लीनियर, क्योंकि इस सिमेट्री के रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज हो जाता है इस साइड से इस साइड का। तो आंसर कौन सा है, 4th। क्वेश्चन नंबर 13, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल corresponding to exterior angle 140 of a triangle R60 and X, then the value of, जब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ट्रायंगल में आपको ख्याल रखना है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया कितना 140, तो इसके अपोजिट इंटीरियर ये एंगल हो गए A एंड B, तो A प्लस B हमेशा किसके बराबर होगा 140 के, करेक्ट, और यही हमसे कह रहा है। तो A और B की वैल्यू कितनी है 60 और X, 60 प्लस x इक्वल्स टू 140, तो x इक्वल्स टू 140 माइनस 60, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 80, तो 3 इंटू 80 प्लस 20, 8 16 8 24 प्लस 20 260, आंसर कौन सा हो गया 4th, ठीक है ना। और ऐसे ना याद रहे तो ऐसे याद कर लो, ये हो गया C, तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना होता है 180, ठीक है। तो C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक लाइन पे बने हुए एंगल की सम कितना होता है आपका 180, तो एंगल C प्लस 140 इक्वल्स टू कितना होगा 180, करेक्ट। तो एंगल C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 140, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा A प्लस एंगल B, और C की जगह आप क्या लिखोगे 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कट गया, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 140, हमेशा एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, टू corresponding एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करेक्ट। ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये x है ये 70 है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 70, 4 इंटू 70 माइनस 30, 7 चौक 28, 280 माइनस 30, आंसर हो गया 250, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, करेक्ट।
इसको करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दो समांतर रेखाओं को एक तरह रेखा पर छेद बने दो संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। पॉइंट P and S lie on the same side of a line segment QR such that कोई एक लाइन है जिसका नाम है QR, कोई पॉइंट है P and S, तो PQ और RS आपस में क्या है? इक्वल है। PR ओके और SQ, तो ये दोनों भी अपने आप में क्या है? इक्वल हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? PQR जब यहाँ से जाके ऐसे जा रहे हैं, करेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, तो PQR से SQ ऐसे थोड़ी जाएंगे, S से Q थोड़ी जाएंगे, तो ये गलत है। PQR से SRQ, आंसर कौन सा हो गया आपका? 2। कॉन्ग्रुएंसी का एक रैंक वो है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर इज 440, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें हमको फेंसिंग करनी है, तो उसका खर्चा हमको दिया हुआ है, तो हम उससे मीटर निकाल सकते हैं। टोटल जो कॉस्ट लग रही है लाइक 440 और पर मीटर कितना है? 5 रुपये, तो टोटल मीटर कितना हो गया? 5 8 40 और 5 8 40, इतना मीटर हो गया, तभी तो कॉस्ट निकलेगी इसकी, ठीक है ना। तो ये इतना मीटर हो गया इसका पेरीमीटर, हमसे बोल रहा है एरिया। अब सर्कल की रेडियस r मान लें, तो इसकी पेरीमीट्री होगी 88, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? 88/2π, और हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का एरिया, तो πr² होता है एरिया, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 88/2π इंटू 88/2π। एक पाई से ये पाई कट गई, 2 से ये 44 टाइम्स और ये भी 44 टाइम्स, तो इफेक्टिवली 44 इंटू 44/22/7 आएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा मेरा, और 22 से ये 2 टाइम्स, तो 44 इंटू 2 इंटू 7, 44 इंटू 14, तो 14 28 14 44 14 चौक 56, 56 और 5 61, आंसर कौन सा हो गया आपका? 2। यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि सारी चीजें सेम यूनिट में हैं, मीटर नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का क्या होता है? L इंटू बी। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ मेरे को कितनी दी हुई है? 18। ये बन गई मेरी इक्वेशन। इफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12, करेक्ट, कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल दिया हुआ है मुझे कितना? 12। अब स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये भी 12 हो गया मेरा, तो ये 6 6 इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाली साइड कितनी होगी मेरी? ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 36, तो x इक्वल्स टू √72। ये होगी मेरी साइड, वही क्या है मेरी? s। तो √72 का स्क्वायर, इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, सॉरी, 72 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू बी, तो 72 इक्वल्स टू 18 इंटू बी, बी इक्वल्स टू 72/18, तो विड्थ इक्वल्स टू कितनी आ गई मेरी? 4। द पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की पेरीमीट्री बनानी है, पेरीमीट्री कितनी हो जाएगी? L प्लस बी, तो 2 टाइम्स 18 प्लस 4, 2 टाइम्स 18 और 4 22, दैट इज 44। आंसर हो गया मेरा 3rd। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 6 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर, 1176। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एस क्यू, ठीक है नहीं?
तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1176/6। तो 6 से अगर इसको काटें तो 6 1 6, 5 बचा, तो 6 नाम 54, 55 56 57 और 6, तो एस इक्वल्स टू आ गया मेरा 14। स्क्वायर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 14 का स्क्वायर होता है। तो अब एस क्यूब निकालना है हमको, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 एस क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो 196 इंटू 14। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लाइक हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 4 6 24 के 4 2, ठीक है ना, और 4 नाम 36। क्या कर रहे हैं, सॉरी 14 की भी टेबल नहीं याद आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग याद ही नहीं रहा। 14 6 84 8 और 14 नंबर 126, 126 और 8 आपका 134, मतलब 13 बचा, 14 1 14, 13 दूनी 26 और 1 27, 2744, राइट। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, मीटर क्यूब। आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो मतलब बी ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ए और सी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ऐसे ही सी डी ए डी, तो यहाँ पे डी मेरा पॉइंट है, तो सी डी और ए डी, तो ये कुछ काइट जैसा फिनोमेना दे दिया इन्होंने। द टू लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक लाइन होती है लाइन ऑफ सिमेट्री काइट में, जो हमको पता है, तो आंसर हो गया 1, सॉरी 2, बी डी। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वन लाइन ऑफ सिमेट्री ए सी, इसके रेस्पेक्ट में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और टू लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती ही नहीं है काइट में, ठीक है। 12 द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, राइट, ऑफ बाई, तो बाई का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स और 90 माइनस, सॉरी 180 माइनस वाई एंड 90 माइनस वाई, दोनों का सम इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 220, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 180 माइनस वाई तो प्लस 90 माइनस 2y, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। 9 18 9 27 270 माइनस 2y इक्वल्स टू 220, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 220 माइनस 270, तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है, माइनस 50, तो y इक्वल्स टू 25, और 4 इंटू 25 माइनस 30, तो 100 माइनस 30, आंसर हो गया मेरा 73। सिंपल, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट लिख लेंगे, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट 180 माइनस वाई और 90 माइनस वाई, ठीक है। टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर ऑफ लेंथ 14 and 17 respectively, then which of the following is true for the third side। जब भी हम ट्रायंगल की थर्ड साइड की बात करते हैं तो वो सम लाइक दो साइड का डिफरेंस, क्या लिख रहा हूँ मैं, दो साइड का डिफरेंस, ठीक है, और ये हमारी माना थर्ड साइड है, और बाकी के दो साइड का सम। यहाँ इक्वल्स टू साइन कभी नहीं होता, याद रखेंगे। तो 17 माइनस 14 और 17 प्लस 14, तो 3 और 14 दूनी 28 29 30 31, आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड, मतलब फोर्थ, आंसर आपका फोर्थ है 3AC 31। यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू साइन आ गया है, और यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है, 17 तो कर वैसे भी गलत है, बट ये इक्वल्स टू साइन कहीं नहीं आएगा। द साइड DC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहायत ही घटिया किस्म का, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इसकी ये D है और ये C है, हमने इसको A बनाया, ठीक है, A B C और D अच्छे से समझते जाएंगे इसमें, ठीक। जितनी रामायण लिखी है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर है, ठीक। इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट E,
सच दैट BCE ये जो एंगल है वो 70 है। फिर कह रहा है DAB ये आपका दे दिया x। फिर कह रहा है AD और ये एक, चलो डायगोनल बना लेते हैं जल्दी से, ये आपका दे दिया 40। वापस कलर में उसी में आ जाते हैं हम लोग। फिर कह रहा है DB और C ये एंगल हमको दे दिया y। फिर कह रहा है BDC ये एंगल हमको दे दिया z। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। अब आप एक चीज समझिए, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की कंडीशंस हम क्या पढ़ते थे कि ये आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस केस से एंगल C के हिसाब से ये मेरा AX हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होगा, तो ये भी मेरा x हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा ये ट्रायंगल में देखें BCD, तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, और ट्रायंगल के x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना होता है, करेक्ट। पैरेललोग्राम का बस इसमें इतना कंसेप्ट था कि आमने सामने के एंगल इक्वल हैं, बाकी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। चाहो तो आप कैलकुलेशन में घुस सकते हो कि 70 में से ये 180 गया तो ये 110 हो गया आपका, राइट, ये 110 हो गया, ये 40 है तो ये भी 40 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो 110 और 40 150 हो गया। ठीक है, अब ये ये एंगल आपका निकल आया, फिर समहाउ आप x, इसके x के रिस्पेक्ट में ये आ गया, तो ये आपका 110 हो गया, ये 40 हो गया, 150, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 30, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर ये 30 हो गया, तो फाइनली सम तो वापस से 180 आ गया, करेक्ट। डायरेक्ट लिख दो आप ट्रायंगल सम। Point P and S are 2 points lying on the same side of line segment QR such that M is the midpoint of both line segment। ठीक है, मतलब हमसे कह रहा है पॉइंट P and S are 2 points, ये हो गया P and S lying on same side of line segment QR। ठीक है, such that ये दोनों लाइन को मैंने बनाया तो ये बन गया मेरा M, PR एंड SQ। फिर हमसे क्या कह रहा है, एंगल QPM ये वाला इक्वल्स टू RSM ये आपस में बराबर हो सकते हैं नहीं, अगर हम वैसे भी जाएंगे तो ये जो एंगल लाइक होने को तो इक्वल हो सकते हैं अगर ये दोनों लाइन वगैरह इक्वल हों, लेकिन ऐसी कोई डिटेल मेरे पास नहीं है। ठीक, तो मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी से जाऊंगा तो फिर ये बराबर नहीं होंगे, उसके रेस्पेक्ट में ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो QPM आपका किसके बराबर होगा, SRM, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये आपकी सिचुएशन सही है यहाँ पे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, 2 होगा। ईच साइड ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 30 मीटर, मतलब एक रोम्बस दिया हुआ है हमको, इसकी हमको साइड दे दी 30, और हमसे कह रहा है डायगोनल है 48, रोम्बस के डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट, तो ये हो गया 24 और ये भी हो गया 24। ठीक है, फिर एरिया पूछा है फील्ड का, तो रोम्बस का फील्ड का डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 यही होता है। ये 30 है मेरी, ये मैंने मान ली x, ठीक है ना। तो फिर फाइनली मैं क्या इक्वेशन लगा सकता हूँ, 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर, वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, सेम कंडीशन लगाते जाएंगे हम लोग। ये हो गया 900 माइनस 24 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 576 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 10 में से 6 गए तो 4 9 में से 7 गए तो 2 8 में से 5 गए तो 3 एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 324 विच इज 18। तो x इक्वल्स टू 18 आ गया, तो ये पूरा डायगोनल कितना आ गया 18 प्लस 18 36,
तो D2 इक्वल्स टू कितना हो गया 18 + 18 दैट इज 36, और एक डायगोनल तो मुझे गिवन है ही 1/2 इंटू 48 इंटू 36, करेक्ट। तो 2 से ये मेरा 24 बार कट गया, तो 36 इंटू 24, 6 चौक 24, 2 4 दिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 25 26, 2 5 3 दूनी 6 और 2 8, 864। आंसर कौन सा सही हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया क्या होता है मेरा πr², और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू बी, जो कि मुझे दिया हुआ है। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कंडीशन क्यों दी है r निकालने के लिए, ठीक है ना। तो r² इक्वल्स टू 14 इंटू 11 अपॉन पाई, तो 14 इंटू 11 अपॉन 22/7, तो 7 मेरा ऊपर आ गया, 11 से ये 2 बार कट गया और ये भी 7 बार, तो r² इक्वल्स टू 7 इंटू 7, तो r इक्वल्स टू 7, अंडररूट ले लेंगे, उसका रूट ले लिया, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 60 कट गया, 22 दूनी 44। आंसर कौन सा आ गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 18 टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 462, ठीक है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, कितना है 1/3 ऑफ 462, यही तो बोल रहा है। तो बचा कुचा जो सरफेस एरिया होता है 2πr², वो कितना होगा 2/3 ऑफ 462 होगा ना, ये 1/3 हो गया तो ये 2/3 बचेगा, क्योंकि टोटल जो सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंडर में वो कितना होता है इस कर्व सरफेस का, और फिर ये ऊपर वाला 2 टाइम्स 2 सर्कुलर जो होते हैं, तभी तो इनका 2 टाइम्स πr² होता है, और इसका 2πr इंटू h, इसकी हाइट h है तब ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है ओके, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो r एंड h पूछा है। तो जैसे ही मैंने 2/3 लिखा तो आप देखिए इसमें सिर्फ r आ रहा है, इसमें r और h दोनों आ रहे हैं, तो सिर्फ r की सिर्फ r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, r² इंटू 462 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7, करेक्ट। ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 से 22 दूनी 44, 22 एकन 22 और 3 सत्ते 21, तो r इक्वल्स टू r² इक्वल्स टू 7 इंटू 7, तो r इक्वल्स टू वापस से मेरा कितना आ गया 7, वापस से मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 7 आया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर मैं लिख लूँगा 2πrh इक्वल्स टू 1/3 462, तो h इक्वल्स टू 1 इंटू 462, 3 इंटू 2 इंटू 22/7, करेक्ट, इंटू r की वैल्यू 7, ये r भी रखना पड़ेगा ना, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 दूनी 44, 1 3 से 7 बार, तो h इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पहले क्या लिखा है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी थी 7, तो ये, और h बाद में हाइट, तो याद रखेंगे पहले जो लिखा है वो, क्योंकि ऊपर वो कंफ्यूजन करने के लिए भी आंसर है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 4th। ऑप्शंस पे ध्यान देंगे प्रॉपर, बस ट्रिक्स लाइक आप कैसे अरेंज कर पा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा पा रहे हो, बस वो सीखना है। साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, एक कोई पैरेललोग्राम हमको यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट। अब इसकी एक साइड को मैं कहाँ तक ले गया E तक, नाम है ABC एंड D। फिर कह रहा है BADX, BAD ये मुझे दिया हुआ है X, ADC मुझे दिया हुआ है 50, और BCD ये हमको दिया है y, ये हमको नहीं भी दिया होता तो भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड CVE यानी कि ये बाहर वाला, ये हमको दिया है
जेड, करेक्ट। अब हमसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, लेकिन हमको ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, मतलब आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा और 50 डिग्री जो है वो मेरा हो गया एंगल बी, करेक्ट। इतना हो गया मेरा। अब एंगल बी, अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया 50 डिग्री और इस टोटल का सम कितना होता है 180, करेक्ट है ना। तो जेड नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते हैं 180 माइनस 50, तो जेड इक्वल्स टू 130। और पैरेललोग्राम में आपको एक कंडीशन और पता होगी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट अगर आपने देखा हो तो इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाता है 180। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना के समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों का इंटरनल योग कितना होता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी को यूज करते हुए मैंने एंगल ए प्लस एंगल डी ये दोनों 180 लिखा, तो यहाँ से मैं एंगल ए यानी कि x 180 माइनस 50 यानी कि 130। अब देखिए x जो है वो 130 आ गया, जो y है वही z है, करेक्ट। तीनों ही मेरे 130 आ गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 130 130 और 13 26 13 3 39। आंसर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट P ऑन लाइन AB। जैसे ही क्वेश्चन बोले तुरंत बना देना चाहिए। पी क्यू इज अ रे, एक मैंने Q ले लिया, एक रे बना दी, सच दैट ए पी क्यू यानी कि ये वाला हमसे कह रहा है 5a माइनस 2b और QPB इधर वाला 3a प्लस 2b। देन द वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए टोटल एंगल का सम कितना होता है 180। तो 5a माइनस 2b प्लस 3a प्लस 2b 180, करेक्ट। सम कर दिया, 2b से 2b कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 है इक्वल्स टू 180। तो a इक्वल्स टू 180 अपॉन 8, 8 दूनी 16 बच्चे 2, 8 दूनी 16 और 8वां 40, a की वैल्यू आ गई। फाइनली हमको निकालना क्या था इसमें, 6a माइनस 25, करेक्ट। तो 6a माइनस 25 के लिए 6 इंटू 22.5 माइनस 25, 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस 25। अब 135 में से 125 घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 110 बचेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, थर्ड। ABCDEF2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मेरा हो गया ABC, राइट। पहले हम इनकी कंडीशन देख लेते हैं। AB क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जैसा लग रहा है, AB जो है वो 3 है, राइट। B जो है वो 120 है और BC जो है वो 6.2 है। अब इसी के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा मैं, ठीक है। DE तो मतलब यहाँ पे मैंने D और ये नाम दे दिया E, तो ये हो गया 6.2, करेक्ट। फिर बोला है DF, राइट, तो ये नाम दे दिया मैंने F, तो ये हो गया 3, ठीक है ना। और फिर हमसे कह रहा है एंगल D, तो यानी कि ये एंगल हो गया 120। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब आप देखिए यहाँ A से चलोगे तो ABC, ऐसे एंगल बीच में आ रहा है ना, पहले 3 सेंटीमीटर की लेंथ, फिर एंगल, फिर 6.2 समथिंग, राइट। ऐसे ही फिर इधर से चल रहे हैं, F से चल रहे हैं तो 3, फिर 120, फिर 6.2, तो ABC जो है वो FDE होगा। तो ABC दो जगह दिया हुआ है, DE और FDE, तो आंसर कौन सा हो गया 2। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लें, B से अगर हम चल रहे हैं तो BCA, करेक्ट। तो वो कौन सा होना चाहिए, DEF होना चाहिए, ऐसे करके जा रहे हैं, जब ऐसे जा रहे हैं तो, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर भी गलत हो गया। अब कह रहा है BAC, ऐसे करके जा रहा है, तो हम लोगों को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे जा रहा है DEF, ये वापस से ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए तो ये उल्टा हो रहा है, लाइक सॉरी पिछला वाला मैंने गलत बना दिया था, वो ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो मतलब आप ज्योमेट्री देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये वाला मैंने गलत बना दिया था, ये वाला, ठीक, तो वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है बोथ लीनियर सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब 360 डिग्री ना घुमाना पड़े लेकिन उसका फिगर वैसा का वैसा ही बन जाए। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उसमें तो हो जाएगा ना, लाइक किसी भी वर्टिसिस के रिस्पेक्ट में घुमा दो तो बन जाएगा। लेकिन आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तीसरी नहीं है और आप घुमा रहे हो इस भुजा के, लाइक ये दोनों बराबर हैं इसके रेस्पेक्ट में घुमा रहे हो, घुमाएंगे तो ये वाली भुजा ऊपर आ जाएगी जैसे ये वाली, और ये दोनों भुजाएं आपस में, तो ये दोनों फिगर आपस में बराबर हैं क्या, लाइक मैंने ऐसे घुमाया है तो नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। करेक्ट। फिर बात करते हैं काइट एंड रोम्बस। तो काइट एंड रोम्बस यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक, मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। तो काइट हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा करके हो जाता है। तो काइट में आपको सिमेट्री अगर चाहिए तो 360 डिग्री की सिमेट्री है, तो कोई सिमेट्री होती नहीं है रोटेशनल सिमेट्री इसमें, ठीक है ना। तो जब सिमेट्री होती नहीं है, रोम्बस में तो फिर भी होती है लेकिन रोम्बस आपका स्पेसिफिक हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि रोम्बस डायमंड स्ट्रक्चर है, 90 डिग्री पे करता है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। काइट में ये साइड वाली भुजाएं बराबर होती हैं, रोटेट कर दोगे तो कभी बराबर नहीं होगा। रेक्टेंगल एंड काइट, वापस से काइट आ गया तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, तो रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो ये आंसर आपका सही है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में अगर आप घुमाओगे, जैसे मैं वापस से एक बार रोम्बस बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रोम्बस में अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, आप कितना भी रोटेट कर लो हर बार यही ग्राफ बन जाएगा, वापस से यही डायग्राम आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है ना। तो ये एज इट इज आ जाएगा 90 डिग्री घुमाने में, ना कि 360। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये हो गया, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भुजा बराबर है, आप इसको 180 घुमा दो। करेक्ट, तो फिर सेम आ जाएगा। तो रोटेशनल भी है और समचतुर्भुज और आयत जो होते हैं उसमें रोटेशनल और लीनियर ही सही है मेरे लिए, ठीक है ना। सॉरी। In triangle PQR, angle P is 80 and the internal bisector of QR intersect at point O। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप 100% कर लीजिएगा तैयार। ये है 80 डिग्री, ये है Q, ये है R, इन दोनों का बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा डिवाइड कर रहा है। जब ये 80 है, ट्रायंगल का इंटरनल सम कितना होगा 100, राइट। अब दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये कितने हो गए 50-50। ये Q, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 50। अब बाइसेक्टर हैं तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। करेक्ट। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, O Q एंड R। तो O Q R में आ गए तो इंटरनल सम वापस 180, तो 180 माइनस 25 दोनों का ये तो घटा दो, तो आंसर कितना आ गया 130। तो एंगल O कितना आ गया आपका 130, ठीक है। जो कि एंगल O जो है वो क्या है, x है, ठीक है। इसी को तो x बोला है इसने, QOR। देन वैल्यू ऑफ 2x माइनस 2 इंटू 130 माइनस 110, 13 दूनी 26, 260 माइनस 110, 0 5 1, आंसर कौन सा हो गया 150। करेक्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर वीडियो में, लाइक पिछली जो 1-2 वीडियो हैं उसमें सॉल्व किया है, सेम कंसेप्ट है। इंटरनल ट्रायंगल 50-50 डिवाइडेड बाई 2 और फिर उनके बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में वापस सम ऑफ इंटरनल एंगल, टोटल सम ऑफ 180। करेक्ट। The longest side of right angle triangle is 19 centimeter. Then one of its other two sides are 54. The area of the triangle. Area of the triangle हमेशा क्या होता है 1/2 base into height। अब हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस के अलावा जो एक साइड है वो मैं मान लेता हूँ हाइट है, तो मुझे बेस निकालना है मतलब, ठीक है। और बेस निकालने के लिए इन तीनों का एक रिलेशनशिप होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पे एच से कंफ्यूज मत होना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस मुझे कितना दिया हुआ है लॉन्गेस्ट साइड 90, ठीक है। बेस स्क्वायर मुझे निकालना है और परपेंडिकुलर स्क्वायर मेरा 54 का स्क्वायर हो गया। तो 9 नाम 81 00,
तो बेस का स्क्वायर प्लस, अब 54 का स्क्वायर तो मुझे नहीं याद है, तो 54 एंड 54, 4 चौक 16, 20 और 20, 40 और 1 41, 4 5 25 और 4 29, ठीक है, 2916। तो इफेक्टिवली वी स्क्वायर कितना हो गया 8100 माइनस 2916, तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ रह गया 0, यानी कि 10 में से 9 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, 5184। अब जो 4 है वो किस में आ सकता है, 2 के स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है, और 8 के स्क्वायर में आता है, और 51 मतलब अपन क्या ले सकते हैं 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है, तो लाइक 7 का स्क्वायर 49, तो 72 या 78, तो 72 का देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 28, 2 7 7 49 और 5 51। तो इफेक्टिवली ये किसका स्क्वायर लिखा है 72 का, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 72। तो जब बी, सॉरी नॉट बी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू 72, रूट ले लिया ना मैंने, तो फिर बस वैल्यू रख दो यहाँ, ट्रायंगल का वो आ जाएगा आपका ठीक है। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा आपका लाइक 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 27 एंड 72, 7 दूनी 14, 1 बचा मेरा, 2 दूनी 4 और 7 49 और 4 53 और 1 54, 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19, 1944। आंसर कौन सा हो गया मेरा फोर्थ। क्यों, हमने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया जिसमें मुझे पता चला कि एक साइड नहीं है, उस एक साइड को निकालने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, बस हाइपोटेनियस को से साइड निकाल के वैल्यू रख दी। A wooden cube of side 8 cm is cut into small pieces of 2 cm। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि कितने पीसीज में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर के क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम कितना होगा साइड का क्यूब, करेक्ट, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब मैं वॉल्यूम 2 निकाल लूंगा, वॉल्यूम 2 मतलब साइड का क्यूब जो छोटा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, नंबर ऑफ स्मॉल पीस, स्मॉल क्यू कितनी, मैं वैसे क्यू लिख लिया हूँ, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल कितने आ गए 8 8 64, 64 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बनाए गए, ठीक। लेकिन याद रखना यहाँ परसेंट की बात हो रही है। इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस एरिया आफ्टर द कटिंग, ठीक है, तो 64 जो स्मॉल जो है, स्मॉल क्यू जो है, मैं ऐसे लिख ले रहा हूं क्यू, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x², लेकिन ये नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 64, तो मेरे को वो भी रखना पड़ेगा, करेक्ट। अब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो बाद की बात है, ठीक है, तो हम दोनों के सरफेस एरिया को परसेंट में लिख लेंगे, जहाँ 64 इंटू 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, अब वो जो है हमारा बड़ा वाला क्यूब वो तो एक ही है, तो उसकी तो 8 है सेंटीमीटर, और हम 8 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो 8 का स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए 6 सब जगह पे है, तो 6 कॉमन लेके सब जगह से कट गया, तो 64 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, और नीचे भी 8 का स्क्वायर 64, अब 64 भी कट गया, तो 4 - 1/1, ये सब परसेंट में लिख रहा हूँ मैं, करेक्ट, इंटू परसेंट, है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना बचा 3 इंटू 100, तो इफेक्टिवली कितना आ गया 300%, प्लस में आया है तो इंक्रीज हुआ है वृद्धि, अगर ये माइनस में हो जाता तो डिक्रीज होता, ठीक है। 64 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, इसमें हमको ये निकालना पड़ेगा कि छोटे जो क्यूब बने हैं वो कितने बने हैं, और वो कैसे निकलेगा, जो बड़े वाले क्यू का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले क्यू के वॉल्यूम से, करेक्ट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ विड्थ 4
meter inside a circular park along its boundary if the radius of park, हमसे कह रहा है कि एक बड़ा सा पार्क है, इसकी रेडियस है 16, करेक्ट। अब इसमें 4 मीटर का एक रास्ता है, ये बाहर 4 मीटर, करेक्ट, 16, तो ये अंदर वाले की कितनी रेडियस बची, 12। अब हमसे कह रहा है ये जो पाथ हमने बनाया है इसका एरिया बताओ, एपी बोल देते हैं इसको। ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, खत्म, ठीक है। तो AP इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, करेक्ट। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं हम, R1 कितना है 16 का स्क्वायर और R2 कितना है 12 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस करके आ गया ना, ये 4 है तो 16 में से 4 गए तो 12 R2, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, देखो स्क्वायर के चक्कर में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, तो 16 प्लस 12 करूँगा यहाँ और 16 माइनस 12, तो पाई की वैल्यू में रखूँगा 22/7। अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल सकता हूँ, ऑल्दो इसने बोल रखा है मेरे से 3.14 समथिंग लेना है, बट ठीक है। 12 और 16 कितना हो गया, 16 17 18 28, ठीक है, और 16 में से 12 गए तो 4, इसीलिए मैंने रखा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो 22 इंटू 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 33 34 35, अप्रोक्सीमेशन में 352 आंसर आ गया मेरा, जो कि आंसर में कौन सा दिया हुआ है 351.68। उसके लिए आपको 3.14 रखना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये 22/7 से एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमको कैलकुलेशन ईजी करनी है, क्योंकि ये 28 आ गया ना यहाँ, तो कैलकुलेशन ईजी हो गया, जल्दी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, मतलब आगे बढ़ाई जाती है। इफ QR इक्वल्स टू PR देन QPR 50, देन द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स दिस। अब आपको इसमें बस समझना है, थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट यूज कर लेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि QR जो साइड है ये हो गया P, इसको कहाँ तक, ये साइड नहीं है, करेक्ट, इसको कहाँ तक आगे बढ़ाया जाता है हमारा S पॉइंट तक, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है QR, यानी कि ये वाली साइड जो है वो PR के बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। जब भी किसी ट्रायंगल में आमने 2 साइड्स अगर बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल P और एंगल Q आपस में क्या होंगे, इफेक्टिवली ये बोल रहा है एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, करेक्ट। देन हमको क्या बोल रहा है QPR 50, तो एंगल P जो है वो हमको 50 दे दिया, तो एंगल Q भी मेरा क्या हो गया 50 हो गया। और ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से अगर आप यहीं इस डायग्राम में सॉल्व करना चाहो तो 50 + 50 100, तो ये कितना बचा मेरा 80, क्योंकि -180 कर देंगे हम। क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों हो गए मेरे 50-50, तो एंगल R इक्वल्स टू 180, तो एंगल R इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट इज 80, करेक्ट। एंड देन द वैल्यू ऑफ, अब ये अगर 80 है तो एक ही लाइन पर बने हुए आपके ये जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, करेक्ट। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180, ठीक। तो इफेक्टिवली ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा 100, 180 माइनस 80, करेक्ट। QRP प्लस PRS इक्वल्स टू 180। अब ये मेरा 80 है और PRS मुझे निकालना है, तो PRS इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो 100, करेक्ट। फिर हमसे बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ PRS, तो 3 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ PQR मतलब 50, तो 300 माइनस 100, आंसर आ गया मेरा 200, थर्ड। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, नहीं तो आप ये डायग्राम बनाते तो इस क्वेश्चन का आंसर लेस देन अ मिनट आप कर सकते थे, ठीक। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फेसेस vertices
एफ वी ई, तीनों दिया हुआ है, ये हो गया एफ, ये हो गया वी और ये हो गया। सबसे पहले जब भी ऐसा दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रखें, आइलेट्स फॉर्मूला। तो हमको 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 30, तो x इक्वल्स टू 32 माइनस 20 दैट इज 12। अब हमसे कह रहा है 4 इंटू 12 माइनस 5, 12 चौक 48 माइनस 5। ठीक है, तो 48 में से 5 गए तो कितना बचा मेरा? आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल formed by intersection of two parallel lines by a transversal line is 140. ठीक, if one of the alternate interior angle is by, then the value of 3y. करेक्ट? क्या बोल रहा है ये? हमसे कह रहा है कि दो पैरेलल रेखाएं हैं, ठीक, द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ये वाला और ये वाला। अगर ये x है और ये y है, इफेक्टिवली जब भी पैरेलल लाइन काटती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ही होते हैं। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे ये एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो इफेक्टिवली 2x इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या दिया है हमको? 140, तो x इक्वल्स टू डायरेक्ट 70। ठीक, इफ वन ऑफ द अल्टरनेट एंगल इज बाई, अच्छा x की जगह इसका नाम इन्होंने बाई रख लिया है। ठीक है, सॉरी, ये इसका नाम बाई है। ठीक है, तो बाई, देन द वैल्यू ऑफ 3y, 3 इंटू 70 माइनस 15, तो आंसर कितना हो गया? 21 माइनस 210 माइनस 15, 195। ठीक है, आई डोंट नो, लाइक इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था नहीं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं और आप क्विकली 30 सेकंड से भी कम में आंसर कर दोगे। इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आपको समझना पड़ेगा कि आप देखिए एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर सच दैट ए बी सी डी इज 4 5 6 3। देन अब आप देखिए कि ये चारों एंगल आपस में अलग अलग हैं, रेशियो अलग है, मतलब एंगल भी अलग है, लेकिन काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दो एंगल आपस में एटलीस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, और आजू बाजू की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है नहीं, जब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये रेशियो के हिसाब से कोई एंगल इक्वल आएंगे क्या? नहीं, तो काइट के दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम में वो जो हमसे कह रहा है कि हमको ये नहीं मालूम कि ए बी सी डी में कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रेपेजियम हम बना लेंगे, है ना। ए बी सी और डी, डी मेरा सबसे छोटा एंगल है, तो आप देखिए सबसे छोटा है, ए थोड़ा सा डी से बड़ा है और बी और सी दोनों हाईएस्ट हैं। तो मैं बोल सकता हूं एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एंगल के रेस्पेक्ट में जाएंगे आप, क्योंकि छोटे एंगल दोनों कहां पे आएंगे? आपके बेस पे। ठीक, और कोई बेटर आपको एक्सप्लेनेशन पता हो तो शेयर जरूर करिएगा। कह रहा है पॉइंट ए एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट बी सी सच दैट ए बी सी एंड बी ए सी इज 90। अच्छा जी, कॉन्ग्रुएंसी वाला आ गया वापस से, ए एंड डी, तो बी एंड सी, तो इधर कोई पॉइंट है ए, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और इधर कोई पॉइंट डी, तो ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। दोनों एंगल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं साइड्स, बोल रहा है ना ए बी डी सी, और ये कॉमन साइड्स है और एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया, तो ये आर एच एस काट दो। अब साइड एंगल साइड में भी ए बी सी से चल रहा है, ए बी सी, तो इधर से क्या चलेगा? डी सी बी, क्योंकि साइड पहले ये वाली परपेंडिकुलर वाली और फिर बेस आ रहा है, तो पहली साइड कौन सी आ रही है? डी बी, डी सी बी चलना है हमको, तो ये डी बी जा रहा है, पहले हाइपोटेनियस आ रहा है, तो ये गलत है, तो डी सी आंसर कौन सा सही होगा आपका? फोर्थ। द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12, एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस सम बोल रहा है ना, इसीलिए प्लस लगा दिया, एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, अच्छा लेंथ 18
ओके, बिर्थ हमको नहीं दी है बी, तो इनका सम जो है हमसे कह रहा है 252 है। फिर हमसे पूछा क्या है, पेरीमीट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब बी नहीं दिया है तो बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया है, और पेरीमीट्री पूछा है। रेक्टेंगल की पेरीमीट्री क्या होती है, एल प्लस बी। एल 18 दिया हुआ है, बी नहीं पता है मुझे, करेक्ट, तो बी यहाँ से निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर, क्योंकि साइड 12 है, 18 बी इक्वल्स टू 252, तो 18 बी इक्वल्स टू 252 माइनस 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 से में से 4 गए तो 8, यहाँ रह गया 4 में से 4 गए तो 0 और 1, करेक्ट। b इक्वल्स टू 108/18, ये 6 टाइम कट गया, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 6। यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, 2 टाइम्स ऑफ 18 प्लस 6, 2 टाइम्स और 18 6 24, दूनी 48। आंसर कौन सा सही हो गया आपका, फोर्थ। 17, अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC, करेक्ट। ठीक है, हम जनरली ऐसे ही ले लेते हैं, है ना। AD इज 18, ये हमको 18 दी हुई है, BC इज 16, CD इज 22, if distance between A and B is 12, AB and CD in the area of trapezium, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, लाइक दोनों पैरेलल साइड का सम, इसको मान लेता हूँ मैं x, तो x प्लस 22, ये दोनों पैरेलल साइड, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट मुझे 12 दी हुई है, इक्वल्स टू 252 दिया हुआ है। देन द पेरीमीट्री, ऑब्वियस सी बात है इस x की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट, तो 12 से डायरेक्ट इसको काट लो, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, तो x प्लस 22 इंटू 21 इंटू 2, तो x प्लस 22 इक्वल्स टू 42, तो x इक्वल्स टू 20, 42 में से माइनस कर दोगे इसको, तो जब x इक्वल्स टू 20 आ गया, तो 20 प्लस 18 कितना हो गया, लाइक 22 प्लस 18 40, और 40 प्लस 20 60, और 60 और 16 76, सारा को जोड़ दो आप, लाइक 20 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 16, आंसर आ गया 76। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस 7, ठीक है, तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, मतलब हमको क्या बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 462, रेडियस दी हुई है, मतलब हाइट निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमसे बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हमको हाइट चाहिए, तो हाइट निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो हाइट इक्वल्स टू 462 अपॉन 22/7, पाई की वैल्यू ले सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई, ये डिनोमिनेटर में ही है, आर स्क्वायर, तो 462 इंटू 7 22, आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7 स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गया, 22 से ये कितने टाइम्स कट गया, 22 दूनी 44, 22 एकन 1, और 7 से ये 3 टाइम्स, तो h इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 3 मीटर, करेक्ट, सब कुछ मीटर में है, यूनिट का तो कोई कंसर्न है ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है हमारा फॉर्मूला, ये और ये दोनों सरफेस 2 टाइम्स दिस सर्कुलर, और यहाँ पे ये राउंड राउंड है उसका ये वाला हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 22/7, आर मेरा 7 है, एच मेरा 3 आया, 2 टाइम्स ऑफ 22/7, 7 इंटू 7, ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 इंटू 3 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 7, 44 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 3 प्लस 7, तो 44 इंटू 10, 440, आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो गए 775। हाउ मेनी
वर्टिसेस डज अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस हैव। अगर मेरा कोई स्क्वायर बेस है तो माना पिरामिड का ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से सब जगह से कनेक्ट होगा। तो कितने वर्टिसेस हो गए? 1 2 3 4 और 1 5। आंसर थर्ड। द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? माना अगर उसके एंगल मैंने मान लिया ABCD है, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है मेरा 360। अब कह रहा है तीन बराबर हैं, तो तीनों की जगह लेट से जो मैंने x मान लिया और चौथा जो है वो 120 है। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 120, तो 240। तो x इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, 3 अट्ठे 24 8। तो आंसर कौन सा सही हो गया? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13। इफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो सम हमेशा कितना होगा? 360 ही होगा। ठीक, तो हमसे कह रहा है तो इनका सम कर लेते हैं हम लोग। 50 100 150 प्लस फोर्थ को हम कुछ मान लेते हैं x, जो एक्सटीरियर एंगल हमको लेना है। तो इसका सम हो गया 360, 150 200 300। तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 300 विच इज 60। करेक्ट। देन द इंटीरियर एंगल कोरोस्पोंडिंग टू द फोर्थ एक्सटीरियर। अब जैसे माना ये इंटीरियर एंगल आ गया, एक्सटीरियर आ गया 60। अब मुझे ये एंगल निकालना है y, तो मैं क्या करूँगा? एक ही लाइन पे बनी हुई एंगल है, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14। Some of the English letter depict symmetric structure. Which one of the following structure of a letter has not linear symmetry about both horizontal and vertical axis? तो O के रेस्पेक्ट में तो दोनों ही होते हैं, X के रेस्पेक्ट में भी दोनों होते हैं, H के रेस्पेक्ट में भी दोनों ही हो जाते हैं, U के रेस्पेक्ट में वर्टिकल तो होता है लेकिन U के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। बट आई डोंट नो, इन्होंने U ही आंसर किया हुआ है। आपको आइडिया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें यहाँ पे, अगर कोई गलती हो मेरी तो। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम हमेशा कैसे निकालते हैं? स्क्वायर कर करके। लाइक हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर जो होगा वो मेरा 60 स्क्वायर प्लस 33 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमसे बोला है नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, नहीं तो नोट बताना है हमको। तो 61 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 61 1 6 और 6 12 बचा 1 36 और 1 37। ठीक है, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। और दूसरा कौन सा दे रखा है? 11। 60 के रेस्पेक्ट में ये 11 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 1 2 6 और 1 7 और 3। तो देखो ये दोनों नंबर आपस में मैच कर गए, तो ये ट्रिपलेट है, जबकि हमको क्या बताना है? नॉट। तो ये आंसर गलत होगा। ऐसे ही हम लोग इसको देखेंगे तो इसके जो आंसर आते हैं, अब देखिए ये 20 और 16, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। और 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपको ऐड करना है। तो 16 का कितना हो गया? 256 और 12 का 144। करेक्ट। तो इसको ऐड करने पर 400। तो ये भी ट्रिपलेट है। इफेक्टिवली आंसर इसके ये दोनों हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, ये दोनों ट्रिपलेट नहीं है। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 45 एंड 45, 5 25 2 5 20 20 40 और 2 42 4 और 4 चौक 16 और 4 20। तो 45 का स्क्वायर ये आ गया मेरा। अब बाकी के दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग। 4 4 का 4 चौक 16 16 16 32 1 33 बचा 3 4 चौक 16 17 18 19। ठीक है, अब इससे ये थोड़ा सा ही कम है, लेकिन अगर इसमें आप देखोगे 33 का स्क्वायर जो आएगा वो 3 3 के 9 9 9 18 1 3 3 के 9 और 1 10। इन दोनों का सम ये 2000 के आसपास आ रहा है क्या? नहीं, ये 3000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है ना। ऐसे ही अब 85 का अगर आप देखोगे तो 85 का 5 25 8 45 और 40 40 80 और 2 82 8 8 बचा मेरा
8 टू 64 और 8 72, ठीक है। अब ऐसे ही आप 74 का निकालेंगे, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 56, 1 57, 5 बचा, और 7 7 49 और 5 54, और 13 का तो कितना होता है 169। तो आप 5000 में 169 जोड़ दोगे तो 7000 तो हो नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, दोनों ही सही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो अगर हम देखें तो लेंथ को 3 टाइम्स ऑफ विड्थ बोला हुआ है। इफ इट्स पेरीमीट्री इज 16.16 सेंटीमीटर, लाइक पेरीमीट्री क्या होती है 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो जो हमको क्या दी हुई है, लाइक हम पेरीमीट्री लिखते हैं इसको 16.16 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 2 टाइम्स, अब एल की वैल्यू मैं यहाँ रख ले रहा हूँ तो ये 2 इंटू 4b, तो इफेक्टिवली 8b, और b इक्वल्स टू 16.16 डिवाइडेड बाई 8, तो b इक्वल्स टू 8 दूनी 16, 0.0 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब b आ गया तो मैं एल भी निकाल सकता हूँ, 3 टाइम्स 2.02 विच इज 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा मेरा एल इंटू बी, तो 6.06 मल्टीप्लाइड बाई 2.02, 6 दूनी 12, लगभग लगभग 12, लेकिन 12 के साथ इन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो हम लोग यहाँ इसका प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 202, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, बाकी जीरो से तो कुछ होगा नहीं, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 12, 12 24 और 12, 4 डिजिट बाद पॉइंट, तो आपका 12 24 12, राइट। तो 12 24 आंसर कौन सा हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दैट मच यूनिट। तो सरफेस क्यूब की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो इफेक्टिवली ये कितना दिया हुआ है 68921, राइट। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, इफेक्टिवली ये लिखा है 41 इंटू 41 इंटू 41, इसके फैक्टर ये 41 होंगे, ठीक है। तो इफेक्टिवली एस इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 41। अब हमसे कह रहा है कि सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाता है 6 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, तो 6 इंटू 41 इंटू 41, तो 41 इंटू 41 करोगे तो 1, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, राइट। तो 6 इंटू 1681, सरफेस एरिया ऑफ अ फेस, अच्छा एक ही फेस का बताना है, सॉरी। तो एक फेस का सरफेस एरिया कितना होगा एच स्क्वायर, तो आंसर क्योंकि हम सिर्फ एक फेस की बात कर रहे हैं, तो क्यू में एक फेस कौन सा होगा आपका, सिर्फ एक फेस, जिसकी ये साइड हो गई ये साइड हो गई, राइट। तो साइड का स्क्वायर, तो आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, अ मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर is melted to form 27 small cube of a same size, then surface area of each small cube। तो जो वॉल्यूम होगा 9 सेंटीमीटर का वही वॉल्यूम 27 का होगा, तो वहाँ से हम लोग साइड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये जो वॉल्यूम है वो 27 स्मॉल क्यूब में डिवाइड हो रहा है, तो वी स्मॉल क्यूब का कितना होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 27, तो 9 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 3 टाइम्स, तो 9 9 27। तो स्मॉल क्यू का जो वॉल्यूम होगा वो भी 27 होगा। तो स्मॉल क्यू की साइड कितनी होगी, क्योंकि स्मॉल क्यू का वॉल्यूम ये हो गया, तो स्मॉल एस एस का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया 27, तो इफेक्टिवली एस एस कितनी आ गई आपकी 3, स्मॉल साइड, राइट, दैट इज 3। देन द सरफेस एरिया पूछा है हमसे
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा 6SS²। तो 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर 6 इंटू 9 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस फेसेस एज ऑफ द पॉलीहाइड्रोन आर रेस्पेक्टिवली 10, x एंड 15, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 8। तो इसका आयलर फॉर्मूला हम लगा देंगे, फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 प्लस एजेस। तो हमको वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं 10 और फेसेस हमको दिए हुए हैं x, 2 प्लस एजेस हमको दिए हुए हैं 15। तो इफेक्टिवली x की वैल्यू कितनी हो गई 17 माइनस 10 दैट इज 7। तो 3 इंटू 7 माइनस 8 21 माइनस 8 आंसर आ गया आपका 13। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट। The two interior angle of same side of a transverse and intersecting two parallel lines are in ratio is 2:7. If the greater angle is y, then the value of 3y minus 40 is। कह रहा है कि कोई दो लाइन है, इनको एक कोई लाइन कट कर रही है, करेक्ट। अब ये जो लाइन कट कर रही है, इसके जो इंटरनल एंगल है मैंने कह दिया ए और बी, ठीक। इनका रेशियो जो है वो इन्होंने दिया हुआ है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2/7। और हम ये भी जानते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है मेरा हमेशा 180, जब भी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ग्रेटर एंगल इज y, तो इनमें से हमको नहीं पता a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम यहाँ से v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 इंटू a, ठीक है। तो a प्लस 7/2 b a इक्वल्स टू 180। b की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, तो 2a प्लस 7a इक्वल्स टू 18 दूनी 36। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 9a इक्वल्स टू 360, तो a इक्वल्स टू 9 चौक 36, 40 एंगल आ गया मेरा a। और a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है मेरा 180 तो b इक्वल्स टू 1 माइनस a, तो b इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो b इक्वल्स टू 140, जो कि मेरा क्या होगा बाई, क्योंकि इसने क्या बोला है द ग्रेटर एंगल इज बाई। तो बाई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 140 माइनस 40, इसी की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को। 14 28 14 42 माइनस 40, तो इफेक्टिवली आंसर कितना हो गया 380, ऑप्शन 4। साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S। मेरे पास एक ट्रायंगल था जिसकी साइड को मैंने PQR, अब PQ को मैंने कहां तक बढ़ा दिया साइड QR, ओके। नाम गलत दे दिया मैंने यहां, मुझे लगा PQ, ठीक है। तो PQR, तो QR को मैंने कहां तक बढ़ा दिया यहां तक S तक। And ray RT is drawn perpendicular to the side PR such that TRS, मतलब कोई एंगल बनेगा यहाँ पे TRS is an acute angle, मतलब less than 90 if angle P, angle Q, angle R is 3x 2x and x, then the value of TRS, ये हमको निकालना है A, करेक्ट। इसको मैं तो ये एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो हम यहां पे ये जानते भी हैं वैसे 3x प्लस 2x इक्वल्स टू a हो जाएगा, जो ये a प्लस जो भी 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लाइक डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इंटरनल एंगल सम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होगा 180, तो 6x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 6 18 30, राइट। तो एक P एंगल हो गया, एंगल P जो हो गया वो 90, एंगल Q इक्वल्स टू हो गया 3 दूनी 6 60, और एंगल R जो था वो हो गया मेरा 30 डिग्री, करेक्ट। अब या तो आप ऐसे कर लो, ये 90 है ये 30 है,
तो 120, तो ये कितना बचा 60, टोटल सम कितना होगा ये वाला 180, करेक्ट। या तो आप ऐसे करके आंसर कर लो, आंसर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। और या फिर आप इन दोनों का सम करके और इन दोनों को क्योंकि ये दोनों इंटरनल एंगल जो हम ट्रायंगल में जो पढ़ते हैं वो यही तो पढ़ते हैं, इन दोनों का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, और इसमें एक एंगल 90 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे भी कर लो आप, तो फाइनली आंसर कौन सा आएगा आपका 60 डिग्री। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PQRS is a quadrilateral in which PQ and PS PQ equals to PS, right, and RQ equals to RS। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, मैं पहले से ही ऐसा बना ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे, PQRS। अब हमसे कह रहा है PQ जो है वो PS के बराबर है, ठीक है ना, और यहां पे RQ जो है वो RS के बराबर है, ठीक है नहीं। अब हमसे कह रहा है कि कौन सा सही है, PQRS इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमको इनके क्या करने हैं, वो खींचने हैं इनके डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल खींचे तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, PQRS इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। PR एंड QS आर इक्वल बट डू नॉट बाइसेक्ट, इक्वल होते ही नहीं है, ठीक है। P, अब ये थर्ड और फोर्थ में मुझे डाउट था, लेकिन सीटेट ने जो ऑप्शन माना है वो फोर्थ माना है, लेकिन ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं दैट आई डोंट नो, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। तो ये कह रहे हैं PR एंड QS, ये QS हो गया, ये PR हो गया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, 100% परपेंडिकुलर होते हैं, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक। मिड पॉइंट से तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही PR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है। तो PR का भी है और QS का भी है, ठीक। लेकिन यहां पे लाइक QS का इन्होंने फोर्थ ऑप्शन इसीलिए माना है, सॉरी मैं कंफ्यूज था इसमें, सॉरी। तो PR का ये मिड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि PR को ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं काइट के जो भी डायगोनल है, लेकिन QS जो है उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये आपस में एक डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। समझ गए ना, ये लाइक काइट के जो डायगोनल होते हैं हमारे, मैं एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूँ, जो काइट के डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे भी मिलते हैं, और ये छोटा वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है, तो वही इन्होंने बोला है QS के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक। अब हमारा एक कोई पैरेललोग्राम हमको जहां पे दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे कह रहा है इनके जो डायगोनल हैं वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमसे ये ABC और ये D, AOB 70 डिग्री, मतलब ये जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, और DAC, राइट, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 32, और DBC ये हमको दिया हुआ है बाई, देन द वैल्यू ऑफ, मतलब इफेक्टिवली मेरे को बाई की वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर बाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से आपको याद होगा कि लाइक अगर सिर्फ ये वाली लाइन लेता हूं जिसमें कि एक एंगल 70 है तो दूसरा एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 180 माइनस 70 तो 110, तो इफेक्टिवली ये एंगल कितना हो गया 110, तो ये इंटरनल एंगल हो गया मेरा 110, और पैरेललोग्राम है तो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, इसमें जब कोई भी दो साइड्स पैरेलल हैं, एक कोई तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो ये जेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो बाई एंगल है वो आपका ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला बनाने को मैंने ये जानबूझ के इतना बड़ा किया जिससे आप अच्छे से देख पाओ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाई। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगा लूँ तो कितना हो जाएगा y प्लस 32 प्लस 110 इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 110 माइनस 32, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना यहाँ से, लाइक 70 माइनस 32, y इक्वल्स टू 10 में से 2 गए तो 8 बचा आपका, और यहाँ पे कितना रह गया 6 में से 3 गया तो 3,
तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 38। तो 2 प्लस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 38 प्लस 15, 38 दूनी 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 15, 76 और 15 81 और 10 91। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका? फर्स्ट 91। ठीक है, वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है आपको समझ में आया ना, कि लाइक ये दिया हुआ है तो इसमें से इस क्या बाकी का हमने 170 से 110 निकाल लिया ये वाला एंगल, और ये जेड एंगल के थ्रू ये वाई हो गया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने बस। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आंसर वाई की वैल्यू निकाल ली। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 72 एंड वन ऑफ इट्स साइड्स हाइपोटेन्यूज को छोड़ के 18। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइट, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब हाइपोटेनियस के अलावा एक साइड दी हुई है तो मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो 18 इंटू बेस। अब मुझे बेस निकालना है और बिना बेस निकाले मैं एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो मुझे पेरीमीट्री दी हुई है। पेरीमीट्री का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, मतलब तीनों साइडों का सम दिया हुआ है। अब एक साइड मुझे दी गई है परपेंडिकुलर प्लस लाइक मेरे को परपेंडिकुलर मैंने माना तो बेस प्लस हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 72 माइनस कितना कर दूंगा मैं 18। तो बेस प्लस हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 54। करेक्ट, 12 में से 8 गए तो 4 और 6 में से गया तो 5। ये आ गया मेरा एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस एक और इक्वेशन जो हमको मालूम है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू इसमें रख दूँ तो ये कितना हो गया 54 माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो मेरे को मालूम ही है 18 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, b का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मैं बेस को इधर उठा के ठीक है नहीं, तो उस केस में ये कितना हो गया 18 का स्क्वायर। तो ये मेरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि एक ब्रैकेट में मैं इनको सम करूंगा और एक ब्रैकेट में मैं इनको सबट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, लाइक 15 का 225, 26 का 16 का 256, 18 का 324, ठीक है ना। तो 54 ये आपस में कट गया मेरा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 54 माइनस 2b, तो ये हो गया मेरा 324, ठीक है। और या फिर आप इसको 324 ना लिख के बेटर है कि 18 ही लिखो, तो हम लोग जल्दी से इसको काट कूट लेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया 18 इंटू 18, 54 माइनस 2b इक्वल्स टू, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, 18 इंटू 18 बटे 54, 18 दूनी 36, 18 थी 54 और 3 6 18, तो 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कैसे कर लेंगे, 54 माइनस 6 इक्वल्स टू 2b, इसको इधर ले गए उसको उधर ले आए, ठीक है। तो 2b इक्वल्स टू कितना हो गया ये मेरा 48, इफेक्टिवली बेस इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 24। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एरिया ही तो निकालना था, 1/2 18 इंटू 24, तो ये हो गया 12, 12 8 96, 9 12 1 12 और 9 21, 216। तो आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। सारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इसमें। अ ट्रायंगल इन अ पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ सेम बेस ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ है कि एक कोई पैरेललोग्राम है और उसी पे हमारा क्या बन रहा है ट्रायंगल। अब हमको नहीं पता ट्रायंगल कैसे बना रखा है, बट हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है और इसी बेस पे मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या है कि पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे तब हमारे पैरेललोग्राम का एरिया आता है, ठीक है नहीं। पैरेलल लाइक दोनों सेम बेस पे तो एरिया सेम रहेगा, सॉरी 2 टाइम्स नहीं करेंगे, एरिया सेम रहेगा। अ ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो हो सकता है वो और ऊपर हो या नीचे हो, जैसे भी बना हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसने बोला है पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन सेम बेस, ठीक, इसलिए ज्योमेट्री इज नॉट क्लियर।
ठीक। द लेंथ इज 50, मुझे ये 50 दिया हुआ है, एंड आर इक्वल इन एरिया, दोनों इक्वल हैं। ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वही मेरा पैरेललोग्राम का एरिया है। इफ अदर साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन लेंथ ऑफ 14 एंड 48, तो ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे पता चल गई। लाइक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर मैं ए बी एंड सी कह लूँ तो रेस्पेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ 50, 14 एंड 48, ठीक। देन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग, अब मुझे पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी अभी किया था हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में। और पैरेललोग्राम का कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाता है उसका। तो वहां से मैं एरिया इक्वल करके हाइट निकाल सकता हूं, क्योंकि बेस तो मुझे मालूम है 50, लेकिन एरिया नहीं है मेरे पास। तो ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ पे हाफ पेरीमीटर फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि तीनों साइड दी हुई है मुझे। और जब तीनों साइड दी हुई हैं तो s इक्वल्स टू हम लोग क्या करते थे, हाफ पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 प्लस 14 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल्स टू आपका 50 और 48 98 और 14, लाइक 112/2, यानी कि ये हो गया आपका 56, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, हाफ पेरीमीटर की फॉर्म में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला आएगा 56 s, यानी कि 56 माइनस 50, 56 माइनस 14 और 56 माइनस तीसरी साइड कितनी थी मेरी 48, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ब्रैकेट में जो आया वो आया 56, यहां से आया 6, यहां से 14 थी 42, 14 चौक 56, राइट। तो 42 बचा मेरा, और ये इसमें से गया तो ये 6 और 2 8, करेक्ट। तो हमको अब इसका अंडर रूट लेना है, तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, तो मेरा पहले से ही है 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ 42 को, और 8। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 बार 8 हो गया, तो इफेक्टिवली अंडर रूट कितना आ गया 8, 2 बार 7 हो गया तो 7, और 2 बार 6 हो गया तो 6, ठीक है। ये आ गया मेरा एरिया, ये मैंने एरिया निकाल लिया। अब ये मैं अगले क्वेश्चन में घुस जा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। और ये एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो पैरेललोग्राम का एरिया दोनों क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो हाइट मुझे निकालनी है, तो एरिया अपॉन बेस, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 50, ठीक है। यही तो हो गया मेरा। तो यहां से 2 तिया 6 और ये हो गया 25, अच्छा डिवाइडेड बाई 25 की फॉर्म में है, 5 की फॉर्म में भी मुश्किल आएगा, ठीक है। 8 56 इंटू 3/25, तो 3 6 6 12 6 18, करेक्ट। बचा 1, है ना, और 5 15 और 1 16, 168/25, आंसर हो गया मेरा 2, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स इज दिस एंड दिस, देन द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी प्लस वी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और ये इनका तीनों का एक एक का हमको दिया हुआ है, तो तीनों को सम कर देंगे। 120 प्लस 60 प्लस 72, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 70 लाइक 250 एंड 252, 252। तो इफेक्टिवली 2 टाइम्स हो रहा है, तो 4 5 दूनी 10, बचा 1 2 दूनी 4 और 1 5, 504। आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है आंसर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम रियली सॉरी। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विद एंगल A इज 135, ठीक है, यानी कि एंगल A हमको दिया हुआ है 135। फिर हमसे कह रहा है, ये मैंने ले लिया AB, फिर हमसे कह रहा है AB BC आर परपेंडिकुलर, अच्छा C, तो ये होगी परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हो गया 90 डिग्री ईच अदर। एन एंगल D, ऑब्वियस सी बात है D ये वाला होगा हमारा, तो ये हमको दे दिया 60 डिग्री, बाहर लिख लिया मैंने। देन द एंगल बिटवीन द साइड
BC एंड CD ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता था हमारा 360, ठीक है, इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 360। तो इफेक्टिवली x प्लस 135 इक्वल्स टू सारा ये एक साथ माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 135। 360 में से 60 गया तो 300, 9 गया तो 210, राइट, 210 135। तो x इक्वल्स टू 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गया 0, और 10 में से 3 गया तो 7, 75। आंसर कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट। अ स्क्वायर कैन नेवर बी एक स्क्वायर अपने आप में क्या नहीं हो सकता? एक स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड्स बराबर होती हैं, इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, हाँ, अगर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाए, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री ही रहेंगे। और क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आमने सामने वाली साइड्स अनइक्वल रहें और एंगल 90 डिग्री से कुछ चेंज हो जाए, करेक्ट, और आमने सामने की साइड इक्वल रहे। रोम्बस बिल्कुल हो सकता है, पैरेललोग्राम के साथ साथ अगर आमने सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएं और एंगल भी एग्जैक्ट 90 नहीं है। इवन पैरेललोग्राम का ये रोम्बस का स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है स्क्वायर, करेक्ट। अगर इसकी साइड्स में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो एक रोम्बस जो होता है वो अपने आप में क्या हो जाता है? स्क्वायर। काइट, ऑब्वियसली बात है, काइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काइट के साथ ये है कि काइट की आजू बाजू वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, और इसके एंगल भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। लेकिन आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं कभी बराबर नहीं होती हैं। तो आंसर कौन सा होगा आपका? फोर्थ। टू लाइन सेगमेंट AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, ये तो कोई लाइन सेगमेंट थी, मैंने बना ली AB P एंड Q। point B and Q are joined if AOP ये वाला O, AOP is 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ, अब देखो AOP है तो BOQ भी तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। दो लाइन की क्रॉस सेक्शन में बन रहा है एंगल आपका, ठीक है ना, तो ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं 60 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है? OBQ मतलब ये x, ठीक है, प्लस BQO ओके बाई, ठीक है, तो x प्लस बाई पूछ रहा है हमसे। और प्लस अगर 60 डिग्री कर दूं तो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा 60 डिग्री है, O एंगल O प्लस O कर दूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 60। तो आंसर कौन सा हो गया? 120। फोर्थ आंसर सही है। टू ट्रायंगल आर सच दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो कोई दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ। हमसे कह रहा है MAT और NO NOR that they are congruent. TM equals to RO and MA equals to RN, ठीक है, एंड TMA मतलब दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये मुझे दिया हुआ है 65। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? R। तो ये दिया हुआ नहीं है, जानबूझ के इन्होंने मिस किया है, तो वो आपको कॉन्ग्रुएंसी यहाँ लिख दिया है। तो ये एंगल भी कितना होगा? 65, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ RNO x प्लस NOR बाई, ये जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया वापस से, x प्लस वाई प्लस 65 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 65, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया? 115। आंसर कौन सा हो गया? 2। लाइफ ए क्वाड्रिलेटरल
ठीक है। देन लाइफ इज, मतलब आमने सामने के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, LIFE। हमसे कह रहा है L जो है वो F के बराबर है, ठीक है, और I जो है वो E के बराबर है। फिर हमसे कह रहा है लाइफ इज, ओनली पैरेललोग्राम पे टिक करेंगे। इसमें आप नो डाउट आ सकता है कि ये स्क्वायर भी तो है, क्योंकि स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी तो होता है कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि वो 90 होते हैं, वो सारे ही एंगल इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम ये भी आपस में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम ही होते हैं, क्योंकि सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। इसीलिए ये पैरेललोग्राम के स्पेसिफिक केस होते हैं। लेकिन अगर जब पैरेललोग्राम आंसर में दिया हुआ है तो हम किसके साथ जाएंगे, पैरेललोग्राम के। ट्रेपेजियम हम इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेपेजियम के आमने सामने के एंगल इक्वल नहीं होते हैं। करेक्ट। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर x and y यूनिट, वेयर x and y आर इंटीजर। इफ perimetry of the rectangle is 24 unit, then what is the possible maximum area of rectangle। ठीक है, तो पेरीमीट्री क्या होती है, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका कितना है 24। तो इफेक्टिवली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 12। अब हमसे कह रहा है मैक्सिमम एरिया, तो कोई भी एक्स और वाई की अगर मैं एक जीरो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो अगर मैं एक वैल्यू रखता हूं तो सम अगर मुझे 12 चाहिए तो ये कितना होना चाहिए 1 + 11। ऐसे ही 2 + 10, मेरे को 3 + 9, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं यहाँ आपको समझाने के लिए, 4 + 8, 5 + 7 और 6 + 6। जैसे ही आप 7 + 5 करोगे तो ये कॉम्बिनेशन रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से आगे सारे रिपीट होंगे, तो हम वो नहीं लिखेंगे। अब अगर इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम एरिया किस में आएगा, अगर आप यहाँ पे 11 × 1 करो तो 11, 10 × 2 करो तो 20, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका L × B, तो x × y करना पड़ेगा आपको। 9 × 18, 8 चौक 32, 5 7 35 और 6 6 36। तो हाईएस्ट एरिया किस में आया है, तो आंसर कौन सा होगा 17। People in village decided to build a cubidoll water tank of capacity 900 cubic meter. If the length of the tank is this, width is this, then the height of the tank will be। क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 900, तो H इक्वल्स टू 900 अपॉन L × B। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि H इक्वल्स टू 900 अपॉन L कितना है आपका 14.5 और ये कितना है 9.5। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो हमसे रेंज पूछा हुआ है, ठीक है नहीं, तो जो हमसे रेंज पूछा हुआ है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताना है लेकिन रेंज बताना है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब लाइक सारी की सारी वैल्यू आपस में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो ये 25 और लाइक ये जब रेंज आप निकालोगे ना इसकी एच की, तो इसकी रेंज जो निकलती है, अब ये इसमें क्या है कि सारी कैलकुलेशन आ जाएगी क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, आपका सारा का सारा टाइम जाता है बट 25 2 5 चौके 20 21 22 5 × 5 23 24 करेक्ट, और 9 × 5 45 9 चौक 36 और 4 40 9 × 9 और 4 13, तो 5 और 2 7 4 3 और 2 5 और 1 2 अंक बाद पॉइंट, तो इफेक्टिवली H इक्वल्स टू 900 अपॉन 154.75 करेक्ट। अब 154.75 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 6.5 है और 6.75, एक तो यही आप देखिए तो रेंज बीच में दी हुई है, तो मेन जो आपको फोकस करना है वो 6.5 और 6.75, इस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जो आता है वो आपका थर्ड आता है, जो इसका डिवीजन आएगा इन दोनों के बीच में आएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 बस कैलकुलेशन करना है उसमें, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, कंसेप्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं है। लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद द साइड्स
ठीक है, तो हमको ये साइड्स दी गई हैं तीनों की यूनिट। तो वॉल्यूम 1 अगर हम जो निकालेंगे वो वापस से LBH करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इफेक्टिवली कितना आएगा 3.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पे क्या है, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, तो वापस से हम कैलकुलेशन स्किप करेंगे। अ क्यूब इज फॉर्म सच दैट द साइड ऑफ एवरेज, तो एवरेज साइड अगर हमको निकालनी है क्यूब की, तो क्यूब की साइड निकालने के लिए मैं एस फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 3.5 प्लस 3.1 2.1 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो समवेयर 2.9 वैल्यू आ जाती है इसकी। ठीक है, अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो V2 जब हम करेंगे तो 2.9 का Q, राइट। और ये Q में से लाइक हमको V2 और V1 का रिलेशन निकालना है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, कितने से ज़्यादा आएगी 1.604 से। आंसर कौन सा सही होगा आपका, फर्स्ट वन। ठीक है ना, कि V1 में अगर हम इतना और जोड़ दें तो मेरा V2 वैल्यू आ जाएगा। आप क्या लिख लोगे, V2 माइनस V1, और दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.604। तो आंसर कौन सा सही है मेरा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे पता करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हाईएस्ट, राइट, उसको बाकी की दोनों वैल्यूज के इक्वल करते हैं। वैसे तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है, क्योंकि 13 का होता है 169, ये होता है 144 और ये होता है 25, जो कि सम करने पे 169 आता है। तो आंसर तो मेरा थर्ड हो गया, लेकिन फिर भी अगर बाकी का आपको पता करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 19 का स्क्वायर करोगे आप, 15 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 361, 15 का 225, 12 का 144, तो 5 और 4 9, यहाँ पे पहली संख्या 1 है, यहाँ पहली संख्या 9 है, 4 और 2 6, 2 और 1 3, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बाकी के ये चेक करोगे तो नहीं आएगा, करेक्ट। जैसे 18 का स्क्वायर लिखोगे आप 324, 13 का 169, तो ये तो अपने आप में वैसे ही गलत हो गया। 169 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 169 में 64 जोड़ दो फिर भी ये 300 पे नहीं जाएगा, राइट। और 24 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 576 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 और 20 का 400, तो 400 में अगर 196 वो जोड़ोगे तो 596, जबकि ये 576, तो ये भी गलत है, करेक्ट। सारे हमने चेक कर लिए, तो आंसर कौन सा है हमारा थर्ड। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री। अब एक ट्रायंगल है, वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा, लेकिन एक ट्रायंगल है, हमसे कह रहा है इसमें एक एंगल है 120, मैंने ए को मान लिया 120, ठीक है। कह रहा है देन एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर। अब इनका बाइसेक्टर है बाकी के दो एंगल का, यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा x, तो बाइसेक्टर है तो 120, एंगल का सम कितना होता है 180। अब उसमें से एक एंगल हो गया 120, तो बचा कितना 60, तो ये एंगल टोटल मिला के जो हो गया वो हो गया मेरा 30, और ये भी एंगल टोटल मिला के 30। अब इसका हो गया बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर हो गया तो मतलब ये एंगल 15 हो गया, ये एंगल 15 हो गया अंदर का। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है तो इसका भी सम तो कितना होगा 180 ही होगा, तो अगर 180 होगा तो इसमें से एक 15 और दो 15 माइनस अगर मैं कर दूं तो 180 माइनस कितना हो गया 30, तो आंसर कितना हो गया 150। तो ये वाला जो x है वो कितना आ गया मेरा 150, क्योंकि 15 15 ये हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा फोर्थ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेगुलर पॉलीगन है 6 साइड, राइट। तो जैसे रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो ये एक अगर मैं पॉलीगन ले लूं यहाँ पे रेगुलर सॉरी वेंजिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इसको, तो हमसे कह रहा है कि इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। एक तो ये बट 3 लाइन तो वर्टिसेस से हो जाएंगी, ठीक है, और 3 लाइन जो बनेंगी आपकी वर्टिसेस के अलावा, और कोई कलर ले लेता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ ब्लू ले लेता हूं, राइट। तो ये तीनों लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप बीच में से काटोगे, करेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 6। आंसर कितना हो गया आपका 2, ठीक है। वापस आते हैं सेम कलर पे।
हमसे कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी डीईएफ, करेक्ट। अब जैसे हमको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, हमसे कह रहा है कि ये एक एंगल है ए बी सी, ये है डी ई एफ, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, फिर कह रहा है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, फिर कह रहा है ए बी 4x माइनस टू, 4x माइनस टू, फिर कह रहा है 3x माइनस 1, ठीक। हमसे कह रहा है x की वैल्यू। आपको एक थ्योरम याद होगी कि जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं, जब एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है, तो इनके सामने वाली साइड जो होगी AB एंड DE आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 4x माइनस टू इक्वल्स टू आप क्या रख दोगे, 3x माइनस 1, 3x को इधर लाओगे तो ये माइनस का 3x माइनस 1, 2 को इधर ले जाओगे तो प्लस का 2, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस का 1, तो यानी कि इफेक्टिवली 1 ही है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following triplet can we form a polyhedron if the numbers represent the number of face vertices is respectively? देखो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको याद रखना है कि फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 प्लस ई, ये एक आयलर थ्योरम है, ठीक। तो सबसे पहला हमको क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 4, फेस वर्टिसेस ही तो दिया हुआ है, 2 प्लस 5, ठीक है। तो 8 प्लस 7 नॉट इक्वल, तो पहला आंसर गलत हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, 6 प्लस 8, 2 प्लस 12, तो 8 और 6 14, 12 13 14, तो ये आंसर सही है, सेकंड। फिर भी अगर आपको बाकी के आंसर चेक करने हैं तो 6 प्लस 8, 2 प्लस 10, तो 14 इक्वल्स टू 12, जो कि नहीं है, तो ये भी गलत है। और ऐसे ही 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 8, तो 11 इक्वल्स टू 10, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, 2। द हाइट ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर गिवन इन रेशियो, राइट, एंड द रेडियस इज इन रेशियो, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, v1 अपॉन v2 क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1, पाई तो सब जगह सेम रहेगा, r2 स्क्वायर h2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2, ठीक है। अब r1 अपॉन r2 उन्होंने दी हुई है 1/2, h1 अपॉन h2 दी हुई है 8/5, तो बस 1/4 8/5, आंसर 4 दूनी 8, तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 2/5। आंसर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ईच एज ऑफ अ सॉलिड क्यू इज इंक्रीज्ड बाई 100%, राइट। अब पैरामीटर रख के कर लो या ऐसे मान लो कि मैंने मान ली साइड इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब सरफेस, और फिर कह रहा है देन परसेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 टाइम ऑफ एस स्क्वायर, तो जो एस ए 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 और 1 स्क्वायर यानी कि 6, और एस ए 2, अब एस 2 टाइम्स हो जाता है, 100% बढ़ रहा है तो 1 का 2 हो जाएगा, 6 इंटू एस स्क्वायर यहां पे भी आएगा, तो एस ए 2 कितना हो गया मेरा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4, तो ये कितना हो गया मेरा 24। कह रहा है परसेंट इंक्रीजमेंट, तो परसेंट इंक्रीजमेंट जब निकालते हैं तो जितना इंक्रीज हुआ माइनस जितना पहले था अपॉन जो पहले था इंटू 100, तो 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18/6 इंटू 100, 6 दिया 18, तो 300%। तो आंसर कौन सा सही होगा अपना, थर्ड। If sum of the parallel side of a trapezium, right, 40, and its height is 10 centimeter, then the area of trapezium, area of trapezium का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/2 height into sum of parallel side, राइट, यही तो पढ़ते थे। ये ऐसे करके मेरा ट्रेपेजियम होता था जिसमें पैरेलल साइड के ये होता था और ये मेरा हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो डायरेक्ट वैल्यू हमको दी हुई है, हाइट हमको कितनी दी हुई है 10, और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 40, तो 2 इंटू ये 20 बार कट गया, तो एरिया इक्वल टू 20 इंटू 10 मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा हो गया आपका, 2। ये